हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का टेस्ट सीरीज नंबर हमारी जो 10 चल रही है जीएस वर्ल्ड की है। तो ये हम साइंस या जनरल साइंस कह लें उसके टेस्ट पेपर चल रहे हैं। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट पेपर को अटेंड कर लिया होगा। नहीं अटेंड किया तो टाइम निकाल कर अटेंड कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, है ना। हमने 55 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। कोशिश मेरी ज़्यादा रहती है बट क्योंकि हो नहीं पाया, शोर बहुत हो रहा था। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं 56 से और देख लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। वायु डैश, तो कह रहे हैं ऑप्शन में ए कि एक यौगिक है, बी एक मिश्रण है, सी प्रदूषण रहित क्षेत्रों में एक यौगिक है, यदि उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि वायु जो हवा है वो क्या है। मे बी कि इसको एनसीईआरटी से उठा लिया होगा, 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसमें भी इस तरीके से चीज़ें दी हैं। वायु एक चैप्टर ही है आपका यूनिट नंबर 4 में, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 4 में है ये चैप्टर, ठीक है। तो देखिए जो वायु है आपकी वह मिश्रण अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। तो अगर हम बात करें कि वायु क्या है, तो वायु आपकी बी ऑप्शन एक मिश्रण है, ठीक है। वायु में कई सारी चीज़ें मिश्रित रहती हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आकृति का दिया है, स्थैतिक ऊर्जा। तो कह रहे निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए। ये इस तरीके से इन्होंने एक डायग्राम दिया गया है और कह रहे कि ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित कौन से चिन्हित बिंदु वस्तु की अस्थायी स्थिति को सूचित करते हैं। ऑप्शन है केवल बिंदु ए, बी केवल बिंदु बी, सी केवल बिंदु ए और सी, या डी बिंदु बी और डी। देखते हैं क्या हो सकता है। आपको डायग्राम को अच्छे से देखना है, इसके बाद में हम आंसर देंगे। तो दी गई आकृति में बिंदु बी और डी लगभग समान स्तर पर है, ठीक है, समान ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ए और सी के ऊर्जा स्तरों में अंतर है। तो कह रहे हैं कि बी और डी, बी आपका ये और डी ए है, तो ये समान स्तर प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के, तो सी, ए और सी में अस्थायी स्थिति है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भौतिक शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन है न्यूटन, बी हाइजेन, सी थॉमस यंग, या डी मैक्सवेल। हम अगर यहाँ पर बात करें तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन ने दिया था। इसने या इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाइजेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करें कि उष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है स्टील। देखिए ये क्वेश्चन दिया है और इसमें इन्होंने ऑप्शन ए दिया है स्टील बढ़ते हुए क्रम में, इसके बाद लकड़ी, फिर जल, बी स्टील जल लकड़ी, सी जल स्टील लकड़ी, एंड डी जल लकड़ी स्टील। तो अब कह रहे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है उष्मा चालकता से संबंधित, है ना। तो उष्मा चालकता के क्वेश्चन क्योंकि आते रहते हैं। देखिए जिन पदार्थों में उष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी उष्मा चालकता भी उतनी अधिक होती है। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब, बी निम्न ताप और उच्च दाब, सी उच्च ताप और निम्न दाब, या डी अति उच्च ताप और कोई दाब नहीं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो नाभिकीय प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका, अति उच्च ताप और अति उच्च दाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए बिजली का वितरण किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है 220 वोल्ट डैश 50 हर्ट्ज, या बी 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, या डी 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज, या डी 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अगर हम आंसर की बात करें कि जो पूछ रहे हैं तो सामान्यतः घरों में दी जाने वाली विद्युत जो होती है आपकी वो 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, आपने एसी डीसी पढ़ा होगा। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ज़्यादातर जो ट्रेनें होती हैं वो आपकी डीसी लाइट से कनेक्टेड होती हैं और यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होती है वो एसी होती है। नॉर्मल है और ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, ऐसी कोई नई बात नहीं है जो मैं बता रही हूँ और आपने कभी सुना ना हो। बट हाँ कुछ लोग होंगे नए जो शायद ना सुना होगा, तो ऐसा होता है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने प्रतिवेश में छोड़ देती है। ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर रहती है। ऑप्शन ए वस्तु के तापमान पर, बी प्रतिवेश के तापमान पर, सी वस्तु और प्रतिवेश का तापमान के अंतर पर, या डी वस्तु और प्रतिवेश के औसत तापमान पर।
तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की कि एक उष्ण वस्तु ऊष्मा के बारे में जो भी पूछ रहे हैं, तो ऊष्मा हानि की दर सदैव उस वस्तु और उसके वातावरण के तापांतर पर निर्भर करती है। अगर वातावरण ज़्यादा खुद में ही उष्ण है तो उस हिसाब से उसकी ऊष्मा की दर निर्भर करेगी। तो इस तरीके से देखें तो आंसर आपका हो जाएगा सी, वस्तु और प्रतिवेश का तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोहरा में पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि डैश। ऑप्शन ए, कोहरे द्वारा पीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बी, सभी रंगों में पीले रंग का तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है। सी, सभी रंगों में लाल रंग और नारंगी रंग को छोड़कर पीले रंग का तरंग दैर्घ्य दीर्घतम होता है, किंतु लाल रंग का प्रयोग पहले से ही ब्रेक लाइट और विराम लाइट के रूप में हो चुका है, जबकि नारंगी रंग का परिहार उसके लाल रंग से समरूपता के कारण किया जाता है। एंड डी ऑप्शन कह रहे हैं कि सभी रंगों में पीले रंग का तरंग दैर्घ्य लघुत्तम होता है, जिसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अभी तक बचाकर नहीं रखा गया है। चारों ये ऑप्शन काफ़ी मतलब डीप में है, अगर अच्छे से आप खुद ध्यान देंगे तब जाके समझ में आएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए ऑप्शन काफ़ी हैं तो ऐसा लग रहा है बहुत भारी क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन देखिए कोहरे में पीली बत्ती का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि लाल और नारंगी को छोड़कर पीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि कार के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कैसा होता है। ऑप्शन है गोलीय अवतल, बी समतल, सी बेलनाकार, या डी परवलिक अवतल, है ना। तो आपको पता है जो गाड़ियाँ होती हैं, जो कार होती है, तो उसके हेडलाइट में एक प्रकार से जो शीशा का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा परवलिक अवतल होता है ज़्यादातर, है ना। कभी कभी अगर एक्सेप्शन हो तो अलग बात है। कार के हेडलाइट में प्रयोग होने वाला दर्पण परवलिक अवतल होता है जिससे प्रकाश का फैलाव हो सके, है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक समान त्रिज्या की एक लोहे की और एक कांठी की गेंदें निर्वात h ऊंचाई से मोचित की गई, भूतल पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा। ठीक है, देखिए समान त्रिज्या की है, एक लोहे की है और एक कांठी की गेंदें, दो गेंदें हैं। ऑप्शन ए देखते हैं क्या समय लगने वाला है या कौन सी पहले पहुंचेगी। ऑप्शन ए लोहे की गेंद के लिए अधिक होगा, बी कांट की गेंद के लिए अधिक होगा, सी दोनों के लिए बराबर होगा, या डी उनके भार के अनुपात में होगा। देखिए चूंकि निर्वात से गेंदों के गिरने पर उनके जमीन पर पहुंचने का समय समान होना वायु की अनुपस्थिति में घर्षण शून्य होगा तथा जी का मान दोनों के लिए बराबर होगा। तो सी ऑप्शन होगा कि दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कहता है कि लाल रुधिर कोशिकाएं जल में रखने पर फूट जाती हैं। कारण हमारा कहता है कि परासरण परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर कोट दिया गया है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो देखिए कह रहे हैं कि आरबीसी जल में परासरण परिघटना के कारण फूट जाती है, इससे हेल्मोसिस प्रक्रिया कहते हैं, मतलब इसे हेल्मोसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जल संक्रामक बीमारियों में से कौन सी एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। अब चूंकि यहाँ पर नहीं होती है पूछा है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ऑप्शन ए हैजा, बी आंत्र ज्वर, सी बैसिलरी पेचिस, या डी यकृत शोथ ए, है ना। तो ये बैक्टीरिया और फंगस इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी खूब पूछते हैं। बात करें तो यकृत शोथ ए वायरस से होता है और उससे यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, यकृत बोले तो है ना बैसिलरी सिस्टरी, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड और कोलेरा या हैजा जिसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यकृत शोथ आपका वायरस से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि परंपरागत कर्णपली छेदन प्रक्रिया में खून नहीं बहता, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए हृदय कर्णपलियों को खून की आपूर्ति नहीं करता, बी
कर्णपलियों में पाए जाने वाली उपस्थितियों में शरीर के अन्य भागों के विपरीत अपेक्षाकृत कम खून की आपूर्ति होती है। सी, कर्णपलियों में मृत अविभाजक ऊतक होते हैं। या डी, कर्णपली छेदन में इस्तेमाल होने वाली सुई निर्जर्म की हुई होती है। तो अब देखो ये भी काफ़ी मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, मे बी कि ये सही है कि क्या है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे कहा है जो, तो कह रहे हैं कि कर्णपलियों की उपस्थितियों में अपेक्षाकृत कम रक्त आपूर्ति होती है, इसलिए सुई से छेद करने पर इससे रक्त नहीं आता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि रुधिर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग शरीर की रक्षा का काम करता है। ऑप्शन है विम्बाणु, बी श्वेत रुधिर कोशिकाएं, सी हीमोग्लोबिन, या डी लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, तो अगर ये आपको बिम्बाणु समझ में नहीं आ रहा तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सिंपल है। तो बात करें तो श्वेत रक्त कण का निर्माण अस्थि, मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बना होता है, जो कि रोगाणु व जीवाणु को भक्षण करती हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये कणिकाएं क्या करती हैं, तो मतलब एक भाग के रूप में शरीर की रक्षा का काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, या डी कृमि। तो वैसे तो सिंपल है बट फिर भी बता दें जो भी नए व्यक्ति जुड़ते हैं, तो पोलियो वायरस आपका विषाणु से होता है, जिससे गला, रीढ़ व नाड़ी तंत्र प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। और वैसे है भी बहुत मतलब देखो ना, कब से पोलियो के टीके चल रहे हैं पर फिर भी अभी कितना नुकसान होता है लोगों का, है जिसको भी हो जाता है बेचारे को तो प्रॉब्लम होती है, कोई भी हो, बेचारा हो बेचारी हो, उस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर का कठोरतम अंग है। ऑप्शन है सिर की करोटी हड्डियाँ, बी अंगूठे के नाखून, सी दांतों का इनेमल, या डी मेरू कशेरुक। है ना, कह रहे हैं कि कौन सा शरीर का कठोरतम अंग है। तो देखिए दांतों का रक्षा कवच इनेमल जो होता है हमारे शरीर का, वो कठोरतम अंग है। इसके नष्ट होने पर हमारे दांतों को ठंडा और गर्म लगता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दांतों का इनेमल। नेक्स्ट है कि एक पिंड का वजन भूमध्य रेखा पर 5 किलोग्राम है, ध्रुवों पर उसका संभाव्य वजन कितना होगा। ऑप्शन है 5 किलोग्राम, बी 5 किलोग्राम से कम किंतु शून्य नहीं, सी 0 किलोग्राम, एंड डी 5 किलोग्राम से अधिक। बात करें तो ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाता है ना, तो इसलिए पिंड का भार 5 किलोग्राम से अधिक होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि 5 किलोग्राम से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान है। ए माइटोकांड्रिया, कोशिका कला, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य, बी हरित लवक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, लाइसोसोम। यहाँ पर लाइसोसोम होना चाहिए, लाइसोसोम प्रिंट हो गया। ठीक है, लाइसोसोम। सी केंद्रक कोशिका कला, माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य, एंड डी कोशिका कला, केंद्रक, माइटोकांड्रिया और हरित लवक। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, जो इन्होंने पूछा है कि कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है, तो देखिए केंद्रक, कोशिका कला, माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि अन्य वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, केंद्रक, कोशिका कला, माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य। ठीक है, वैसे उन्होंने प्राणी और वनस्पति दोनों को बता दिया है, तो काफ़ी अच्छा दिया है। दोनों को आप देख लें कि जो वनस्पति कोशिकाओं में क्या पाया जाता है और माइटोकांड्रिया वगैरह जो है ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, यह ह्रास कितना होता है। ऑप्शन है विस्थापित पानी के भार के बराबर, बी विस्थापित पानी के भार से कम, सी विस्थापित पानी के भार से अधिक, या डी विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं कि जब किसी पिंड को पानी में डुबोने पर उसके भार में हुआ ह्रास पिंड द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि एक ही पदार्थ के द्रव्यमान 2 किलोग्राम के पिंड ए और द्रव्यमान 4 किलोग्राम के पिंड बी को सूर्य की रोशनी में कुछ समय अंतराल के लिए रखा गया है।
अगर दोनों पिंडों के तापमान में बढ़ोतरी बराबर होती है तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, बी द्वारा अवशोषित ऊर्जा उष्मा दुगनी होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान 2 गुना है। बी ऑप्शन है हमारा कि ए द्वारा अवशोषित उष्मा दुगनी होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान आधा है। सी, ए और बी द्वारा अवशोषित उष्मा बराबर है क्योंकि अवशोषित उष्मा की मात्रा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहती है। एंड डी, बी द्वारा अवशोषित उष्मा ए द्वारा अवशोषित उष्मा से 4 गुनी है क्योंकि अवशोषित उष्मा की मात्रा द्रव्यमान के वर्ग के समानुपाती होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब तक पूरा ही कॉन्सेप्ट सही से नहीं पता होगा तो फिर आंसर को गेस ही कर सकते, तुक्का मार सकते, अदरवाइज वैसे नहीं सोच सकते, है ना। तो देखिए थोड़ा सा इन्होंने वो दिया है, इसका सूत्र बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि E बराबर mc², जहाँ c² नियतांक है, अतः E आपका m बराबर समानुपाती, अतः B द्वारा अवशोषित उष्मा दुगुना है क्योंकि उसका द्रव्यमान दुगुना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी द्वारा अवशोषित उष्मा दुगनी है क्योंकि उसका द्रव्यमान दुगना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन केपलर के ग्रह गति के पहले नियम की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए, सभी ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के साथ फोकस पर चलते हैं। बी, सूर्य से ग्रह तक त्रिज्या वेक्टर बराबर समय में बराबर क्षेत्र में घूमता है। सी, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग दीर्घवृत्त के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। केपलर का ग्रह गति का पहला नियम बताता है कि सभी ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के साथ एक फोकस पर चलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि सभी ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के साथ फोकस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, साइंस फैक्ट पे चलती है, कॉन्सेप्ट पे चलती है, साइंस गेस पे नहीं चलती है। तो इसलिए इसमें कई बार आंसर ऐसे होते हैं जो हम गेस कर रहे होते हैं वो नहीं हो सकते हैं, है ना, और कई बार हो भी जाते हैं। पर अगर आपका गेस सही उसमें लग गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए पोषक नहीं है, सूक्ष्म पोषक नहीं है। ऑप्शन ए, लौह, बी मैग्नीशियम, सी मोलिब्डेनम एंड डी मैग्नीज। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे तत्व हैं जो मानव तथा अन्य जीवों के भौतिक विकास के लिए अनिवार्य है। ये सूक्ष्म तत्व निम्न है आपका, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकल, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन। तो बी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, ये आपका पौधों के पोषक के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है। बी, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों बराबर होते हैं। सी, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों का योग है। एंड डी, एक तत्व का परमाणु भार सदैव पूर्णांक में होता है। देख लेते हैं क्या इसका होना चाहिए आंसर। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो तत्व के द्रव्यमान संख्या से आशय होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। तो इस तरीके से देखें तो आपका एक ऑप्शन ए सही है कि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना CaO, सिलिका, SiO2, एल्यूमिना, Al2O3 और फोरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन ए, CaO ग्रेटर देन SiO2 ग्रेटर देन Al2O3 ग्रेटर देन Fe2O3। ऑप्शन बी, SiO2 ग्रेटर CaO ग्रेटर Fe2O3 ग्रेटर Al2O3। सी, Al2O3 ग्रेटर SiO2 ग्रेटर CaO ग्रेटर Fe2O3। डी, Fe2O3 ग्रेटर Al2O3 ग्रेटर SiO2 ग्रेटर एंड CaO। मतलब बढ़ते क्रम में लगा दिया गया है इस तरीके से कि इनका एक सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन निम्न है। CaO आपका, तो यानी ऑप्शन ए यहाँ से है CaO, यही ऑप्शन आपको मिल गया और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें परसेंटेज दिया गया है, CaO आपका 50 से 60% होता है, SiO2 आपका 20 to 25% होता है, Al2O3 आपका जो ये है
ये आपका 5 से 10% होता है और Fe2O3 आपका 1 से 2% होता है। ठीक है, चलिए आई होप आंसर आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनियत तापी प्राणी कौन है? ऑप्शन ए वे प्राणी जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, बी वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते, सी वे प्राणी जिनका शरीर तापमान स्थिर रहता है, या डी वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। तो कह रहे हैं हु इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अनियत तापी प्राणी जैसे वे हैं जो अपने शरीर का तापमान बाह्य तापमान के अनुक्रम ढाल लेते हैं। यदि बाह्य तापमान यानी बाहर का तापमान कम है तो उनका शरीर ठंडा हो जाता है और गर्म होने पर गर्म। ठीक है, तो जो इन्होंने मतलब कि उसकी परिभाषा दी है उस हिसाब से देखें तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम फिट है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है, सॉरी डी ऑप्शन सही है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन है क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज, बी क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, सी क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, या डी क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजन। बात करें यहाँ पर तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया रोग किसके अपसामान्यता के कारण होता है? ऑप्शन ए श्वेत रुधिर कोशिका, बी लाल रुधिर कोशिका, सी बिम्बाणु यानी कि वही आपके मेम्ब्रेन, एंड डी रुधिर प्लाज्मा संयोजन। बात करें तो दात्र कोशिका अरक्तता रोग आपका अनुवांशिक की बीमारी है जिसमें लाल रुधिर कोशिकाएं क्रिसेंट आकार में ढल जाती हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन है समस्थानिक डैश समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहति वाले परमाणु, बी समभारिक डैश न्यूट्रॉनों की समान संख्या किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु। थर्ड है आपका सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी केवल सेकेंड। तो बात करें अगर हम इसकी, देखिए कह रहे हैं कि समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु संहति भिन्न होते हैं, और समभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। समन्यूट्रॉनिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है कि केवल फर्स्ट। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तक यानी कि बहुल लेंस दूरबीन में क्या प्रमुख होता है? ऑप्शन है एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, बी समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस, सी भिन्न फोकस दूरी के दो अवतल दर्पण, एंड डी असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। बात करें तो अपवर्तक दूरबीन में असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। इस दूरबीन को रिफ्रैक्टर भी कहा जाता है। अपवर्तक दूरबीन का उपयोग मूल रूप से स्पाई ग्लास और खगोलीय दूरबीनों में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें ऑप्शन है कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टतया नहीं देख सकता, सेकंड कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता, थर्ड आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, एंड फोर आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकंड और फोर, सी फर्स्ट और फोर, एंड डी सेकंड और थर्ड। अगर हम बात करें तो दूर दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख पाता क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड और थर्ड, यानी कि कोई व्यक्ति निकट है ना कि कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता, एंड थर्ड आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। ठीक है,
यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था कि किसी गाड़ी के अग्रदीप हेडलाइट से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन बदल के, मतलब क्वेश्चन की जो भाषा है वो बदली गई है। क्वेश्चन अभी हमने ऐसा ही एक सॉल्व किया है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनकी भाषा थोड़ी सी बदल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामान्य रहते हैं। तो कह रहे हैं कि उपयोग में लानी चाहिए। ऑप्शन है अग्रपृष्ठ रजत आलेपित समतल दर्पण, बी पश्च पृष्ठ रजत आलेपित समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इस क्रिया के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल एक लाइन का आंसर है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका उनका अलग है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोडा लाइम ग्लास का मुख्य घटक है। ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, या डी सिलिका। बात करें यहाँ पर तो सोडा लाइम कांच या मृदु कांच का सामान्य सूत्र Na2O CaO 6SiO2 होता है, अर्थात इसका मुख्य घटक सिलिका SiO2 है। तो डी ऑप्शन आपको हो जाएगा सिलिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन दे दिया है। फिर से नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए कहता है कि बर्फ का जल में रूपांतरण होना एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, भौतिक बोले तो कंजर्वेशन ऑफ आइस इनटू वाटर इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, कारण आपका आर कह रहा है कि कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। कूट आपका वही दिया है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब पता ही है आपको। आंसर की बात करते हैं तो बर्फ का जल में रूपांतरण होने पर बर्फ के रासायनिक संयोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संयोजन में परिवर्तन हो जाता है। तो दोनों ही कथन और कारण आपके सही हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आंसर के ऑप्शन को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आंसर के ऑप्शन को मिसमैच कर दिया जाता है। जो ये परंपरागत आंसर रहता है कभी कभी इसको सबसे लास्ट में रख देते हैं, तो इसलिए ए तो दिया है बट ए में रियली में यही कथन दिया है, कुछ और दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सिरका किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, बी वैलेरिक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल, या डी ब्यूटानोइक अम्ल। देखिए साइंस के थोड़े से ऑप्शन अजीब है, मतलब लैंग्वेज तो कई बार अजीब सा ये हिंदी हो जाती कि निकलती ही नहीं है। बात करें एथेनोइक अम्ल का तो 7 से 8% तनु विलयन सिरका कहलाता है, अतः एथेनोइक अम्ल सिरके का स्रोत होता है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्षण का प्रकार कहा जाता है। ऑप्शन है कोहरा, ओस और वर्षा, बी वायु, जल और मृदा, सी कोहरा, जल और वर्षा, या डी ओस, मृदा और वर्षा। कह रहे हैं कौन सा एक समूह वर्षण का प्रकार कहा जाता है। ठीक है, तो कोहरा, ओस एवं वर्षा वर्षण का एक प्रकार होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोहरा, ओस और वर्षा। ठीक है, कोहरा ना समझ में आ रहा हो तो फॉग जिसे बोलते हैं, फॉग, ड्यू एंड रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। ऑप्शन है ध्रुवण, बी विवर्तन, सी परावर्तन, या डी अपवर्तन। बात करें यहाँ पर तो ध्रुवण प्रकाश का गुण होता है, ना कि ध्वनि तरंगों का गुण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ध्रुवण। ठीक है, इन्होंने पूछा था नहीं उत्पादित होता है, वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, तो ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण प्रकाश का गुण है, ना कि ये ध्वनि या वायु तरंगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि कमानी तुला पर लटकाए गए किसी पिंड का वजन पृथ्वी पर 10 kg है, उसकी कमानी तुला से लटकाए गए पिंड को किसी ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जिसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का आधा है, तो तुला का पठन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन है 20 kg, बी 10 kg, सी 5 kg, या डी 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो। 10 kg है तो उसी का इन्होंने बताया है। तो पृथ्वी पर पिंड का वजन भार यानी 10 kg, तो mg बराबर 10 kg, जहाँ m स्थिरांक होता है। अतः इस पिंड को किसी ऐसे ग्रह पर जहाँ का गुरुत्व पृथ्वी के आधे है, अर्थात गुरुत्व आपका g/2 हो जाएगा। तो ये भी आपका वही 10/2 यानी कि डिवाइड हो जाएगा तो 5 kg हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा सीधा सीधा समझोगे तो आधा हो जाएगा, तो 5 kg इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि एक ही पदार्थ, वैसे ऐसे बहुत ज़्यादा पीसेस में नहीं आते, कुछ कुछ क्वेश्चन लेकिन आ जाते हैं कई बार, है ना। तो देखना मतलब छोड़ना ठीक नहीं है, देखना जरूरी है। एक ही पदार्थ से बने हुए दो धात्विक तारों ए और बी की लंबाई समान है। यदि बी का अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के अनुप्रस्थ परिच्छेद का दोगुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बी का वैद्युत प्रतिरोध है। ऑप्शन ए के वैद्युत प्रतिरोध का दोगुना, बी ए के वैद्युत प्रतिरोध का 4 गुना है, सी ए के वैद्युत प्रतिरोध का 1/4 गुना एंड डी ए के वैद्युत प्रतिरोध का 1/2 गुना। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई l और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो आपका थोड़ा सा कुछ दिया है r करके, वैसे ही तो दोनों की लंबाई बराबर है तब लंबाई l बराबर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ए के वैद्युत प्रतिरोध का 1/2 गुना होगा। ठीक है, पीडीएफ में अच्छे से देख लेना तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बताने से सुनने से तो एक बार आता है, बट पीडीएफ में जब आप खुद से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, बी, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, सी, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है एंड डी, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान में कमी आ जाती है। चारों ही ऑप्शन एक तरीके से, क्योंकि असत्य कथन की पहचान करना है, लेकिन चारों ही ऑप्शन आपके 4 क्वेश्चन का रूप धारण किए हुए है ना। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और कभी भी बन जाते हैं और आते भी हैं। देख लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो असत्य पूछा था तो ये है, इन्होंने कहा कि घटने पर जी के मान में कमी आ जाती, कमी नहीं आती है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है और यही ऑप्शन गलत है, यहाँ पर असत्य है। ठीक है, वृद्धि मतलब बढ़ जाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बट इनको भी याद रखना, ये सब सही है और इनसे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलायन वेग का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति एच या हॉर्स से कुछ दिया होगा, बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, हाँ आवर्स घंटे, सी 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पलायन वेग आपका वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंक दिए जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पास्कल का नियम नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से, है ना। ऑप्शन ए, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, बी, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, सी, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भार पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित कर दिया जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सभाएं शुरू हो गई हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ आसपास लोग बहुत सभाएं करते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि समय रहता है तो उन्हें नहीं पता कि हम बहुत ज़्यादा कहाँ यूज कर लें, तो सभाएं शुरू कर देते हैं और फिर दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका उन्हें कोई ज़्यादा खास ख्याल नहीं होता है। उन्हें लगता है ये मेरा मौलिक अधिकार है, पर दूसरे का मौलिक अधिकार का क्या या मौलिक कर्तव्य का कुछ भी नहीं। तो आपको पता है थोड़ा सा हमारे यहाँ की कंडीशन अलग है, ज़्यादातर सबको अपना फंडामेंटल राइट्स चाहिए, दूसरे का मिलता है नहीं मिलता वो देखे, ऐसा रहता है। बट कोई नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है आसपास विलेजेस में या ग्रामीण क्षेत्र है, अगर थोड़ा सा लिंक है तो। आंसर की बात करते हैं, बात करें आंसर की, तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि पास्कल का नियम नहीं है, तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि श्यानता आपकी विसोसिटी गुण नहीं है। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, या डी तरल या वायुवीय। ठीक है, तो देखिए तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, तो ये आपका ठोस का गुण नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि का चाल अति पराध्वनिक यानी कि हाइपोसोनिक कब होती है। ऑप्शन ए, मैक संख्या 1 होने पर,
बी मैक संख्या 1 से अधिक होने पर, सी मैक संख्या 1 से अधिक 5 से कम होने पर, या डी मैक संख्या 5 से अधिक होने पर। अगर हम बात करें तो यदि मैक संख्या 1 है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है, यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है, यानी हाइपरसोनिक कहलाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मैक संख्या 5 से अधिक होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, ल्यूमिनस बॉडीज होती है। ऑप्शन है वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं। बी वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। सी वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, या डी होती हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। तो मतलब कि आपको याद रखना कि सूर्य आपका क्या है, प्रदीप्त वस्तु एक तरीके से है जिसका अपना स्वयं का प्रकाश है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। ये ऑप्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं तो अनंत पर, वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बी वक्रता पर केंद्र, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, समान आकार का, उल्टा व वास्तविक। सी देखते हैं वस्तु की स्थिति तो ध्रुव व फोकस के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा व आभासी। एंड डी वस्तु की स्थिति अगर देखें तो फोकस पर, प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो अनंत पर, प्रतिबिंब का आकार देखें तो बहुत बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति देखें तो उल्टा व वास्तविक। अब इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि वस्तु की स्थिति तो ध्रुव पर फोकस के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति तो दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार तो वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति तो सीधा व आभासी। मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में, आप कोशिश करती रहती हूँ, आई होप कि समझ में ही आते होंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डायोड वाल्व का प्रयोग होता है। ऑप्शन है प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, बी सृजुकारी यानी कि रेक्टिफायर, एंड सी दोलित ऑस्किलेटर, एंड डी प्रेसी ट्रांसमीटर। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर तो दिष्टकारी या रेक्टिफायर ऐसी युक्ति है जो आवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है, अर्थात रेक्टिफायर एसी से डीसी परिवर्तक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोलित ऑक्सीलेटर। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी, ये आपका दोलित नहीं होगा, मैंने कुछ और, रिजुकारी यानी रेक्टिफायर, क्योंकि रेक्टिफायर ही एसी को डीसी से कन्वर्ट करता है ना। तो सी नहीं होगा आपका ऑप्शन, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बी होगा सही। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अम्ल राज्य निम्नलिखित अम्लों में से किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन है सांद्र HCl और सांद्र NO3 का, बी सांद्र HCl और तनु NO3 का, सी सांद्र H2SO4 और सांद्र NO3 का, या डी तनु HCl और सांद्र NO3 का। ठीक है, तो यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1/3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है और यह एक प्रबल अम्ल होता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सांद्र HCl और सांद्र NO3 आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा या धावन सोडा है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत 20 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, बहुत मतलब आता है, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है तो हम जल्दी से आंसर देख लेते हैं। तो ये होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि बादल किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन है गैस में द्रव का विलयन, बी गैस में ठोस का विलयन, सी द्रव में द्रव का विलयन, या डी द्रव में ठोस का विलयन। तो बात करें अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा माइंड में चलता रहता है कि ये लोग शोर कर रहे हैं, तो आंसर गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका सही है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। हम बात कर रहे थे कि बादल किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन देख लिया था, तो कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन, गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गैस में द्रव का विलयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है ये देखना है। ऑप्शन है ऑक्सीसंस, बी जिब्रेलिन्स, सी एब्सिसिक एसिड, या डी सोमेटोस्टेरोन।
स्टेटिन, ठीक है। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका सही है, सोमेटोस्टेटिन। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी गई हैं तो प्लीज़ आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से संबंधित है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बी इमाइलेज, सी पेप्सिन या डी लाइपेज, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे सिंपल क्वेश्चन है बट आते रहते हैं ये क्वेश्चन, रिपीटेड है, ये बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। पीसीएस में भी खूब आए हैं और साइंस के ये फेवरेट टॉपिक है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेप्सिन, ठीक है। कौन सा एंजाइम अमाशय से संबंधित है, तो पेप्सिन संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि लैंगरहैंस की दीपिका इजलिट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। ऑप्शन है वेस्ट इंडीज द्वीप में, बी दक्षिण पूर्व एशिया में, सी यकृत में, या डी अग्नाशय में। कुछ अलग ही मतलब कि ऑप्शन दे दिए हैं बट देख लेते। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय का एक भाग है। इसके बी कोशिका से इंसुलिन और डी कोशिका से ग्लूकॉन एवं वाई कोशिका से सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि अग्नाशय में, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय का ही एक भाग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है। ये भी क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी टेस्टोस्टेरॉन या डी रिलैक्सिन। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन मादा हार्मोन होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरॉन आपका नर हार्मोन होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरॉन, ये आपका नर हार्मोन यानी कि मेल से संबंधित होता है। अब हार्मोन का मतलब क्या, वही जो बॉयज़ में दाढ़ी मूछ आती हैं, दाढ़ी मूछें रहती है ना, तो वो नर हार्मोन का और मतलब डिफरेंस रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन है गोनोरिया, बी ट्रेकोमा, सी रेबीज या डी हर्पीज। जीवाणु द्वारा, विषाणु जीवाणु के खूब क्वेश्चन बनते हैं और मैंने इसमें खूब क्वेश्चन बताए भी हैं। तो आपका गोनोरिया जीवाणु से होने वाला रोग है और इस रोग से प्रभावित मूत्र मार्ग होता है, जबकि उपरोक्त अन्य बीमाणु विषाणु जनित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गोनोरिया, ठीक है। देखिए तो इस टेस्ट सीरीज के हमने 100 तक क्वेश्चन अटेंड कर लिए। अब 40 क्वेश्चन इसके रिमेनिंग बचे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था कि उस टेस्ट सीरीज में हमारे बचे हुए थे जो इसके पहले हम कर रहे थे ज्योग्राफी की, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करके हम ये पूरा एक वीडियो फाइनल बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो अपना ख्याल रखें और तैयारी को खूब करते रहें। इसके साथ में सेकंड पेपर जो होता है हिंदी ग्रामर का, उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं अभी ये कुछ 5-6 दिन का गैप रहेगा, फिलहाल अभी यही टेस्ट सीरीज चलेंगी। 5-6 दिन बाद मैं आपको हिंदी ग्रामर मेंस, जो यूपीपीसीएस और आरओ में मेंस का पेपर होता है, उसमें जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।